अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो होने वाली है एक आर्ट एंड क्राफ्ट के सिंपल से टेबल के बारे में, और इसके अलावा इस वीडियो में होगी इंफॉर्मेशन पॉकेट होल जिग के बारे में, वुड फिलिंग, सैंडिंग, पेंट स्टेन का तरीका, एज बैंडिंग, और इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट तरह के टूल्स के साथ इंट्रोडक्शन दूंगी। फिलहाल मैं इस टेबल को इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने घर के अंदर और इसके ऊपर करने वाली हूँ कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, लेकिन आने वाले वक्त में मैं इसे यूज करूंगी मेरी वुड वर्किंग वर्कशॉप में, तो मैं इसे उसी हिसाब से बना रही हूँ कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर को जहन में रख के बनाती तो मैं 2x4 का लंबर यूज नहीं करती, लेकिन यहाँ पर इसकी जो लेग्स होने वाली हैं, जो कि इसकी सपोर्ट होने वाली है, वो 2x4 की होगी, ताकि कल को जब मैं इसके ऊपर हैवी मटेरियल रखूंगी तो ये खराब नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने यूज किए हैं 11 2x4 के स्टड और 2 हाफ इंच के प्लाईवुड। सबसे पहले मुझे 4 शेल्फ्स रेडी करनी है, जो कि होने वाली हैं 11.5 by 44 इंचेस, और उनके लिए मैं पॉकेट होल स्क्रूज यूज करने वाली हूँ। इस टेबल की टोटल हाइट होगी 29 इंचेस और इसकी लेंथ होगी 72 इंचेस और इसकी विड्थ होगी 48 इंचेस। मैं इसको ऐसे खड़े करके यूज करूंगी। 3.5 इंचेस ये चले गए, हाफ इंच का ऊपर बोर्ड लगेगा, 4 इंचेस आपकी शेल्फ स्पेस में से निकल जाएगा, 4 इंच। अब यहाँ पर मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसे फ्लैट यूज किया। ये 1.5 इंच है, हाफ इंच का बोर्ड होगा, ठीक है। जहाँ पर 4 इंचेस जाने थे वहाँ पर 2 इंचेस जाएंगे और हमारी जो शेल्फ होगी वो थोड़ी सी स्लीक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और डिफरेंस बताती चलूँ। जो वुड स्क्रू होता है ना, वो इस तरह का बना होता है कि वो वुड के अंदर सिंक इन हो जाता है और उसका ऊपर का शैंक जो होता है खाली होता है। तो पॉकेट होल के लिए जो स्क्रू यूज होता है वो कैप वाला होता है, लेकिन उसका ऊपर से शैंक भी खाली होता है, लेकिन उसकी कैप बनी होती है ताकि वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाए और उससे आगे ना जा सके। प्लाईवुड में यूज कर रही हूँ हाफ इंच का, क्योंकि मेरे पास हाफ इंच का लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था मेरे फार्म हाउस के प्रोजेक्ट से। सो मैंने कोई स्पेशली ये मटेरियल नहीं खरीदा, जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी को यूज करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं आपको एक और अपनी जिग से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये भी क्रैग वालों की है और इसका फायदा ये है कि ये प्लाईवुड को स्ट्रेट कट करने के लिए बहुत फायदेमंद है और 24 इंचेस तक की विड्थ जो है वो इससे आसानी से कट हो जाती है। बोर्ड भी साइज पे कट कर लिए हुए हैं और शेल्फ का फ्रेम भी असेंबल कर लिया है। अब हम इसको इन दोनों को असेंबल कर देंगे। इसकी फिनिश साइड जो है वो ये वाली है। अच्छा, ये साइड इन लोगों ने सैंड की हुई है बहुत अच्छे से, देखिए फिलिंग भी की हुई है। यहाँ पे इन्होंने वुड फिलर फिल करके अच्छे से सैंड किया हुआ है। ये साइड जो है मैं टॉप पे रखूँगी और जहाँ पर मैंने जो पॉकेट होल बना कर इसको असेंबल किया वो वाली साइड इसके अंदर आ जाएगी और काइंड ऑफ वो अगलीनेस जो है ना वो छुप जाएगी। यहाँ पर एयर कंप्रेसर मैं यूज़ कर रही हूँ, छोटा सा मेरा ये क्यूट सा पैनकेक एयर कंप्रेसर। एक्चुअली इट आल्सो लुक्स लाइक काइंड ऑफ पैनकेक। बहुत छोटा है ये, 6 गैलन ओनली एंड 150 PSI, बट इट वर्क्स परफेक्ट, इट वर्क्स परफेक्ट। ऐसी छोटी जॉब के लिए ये ज़बरदस्त है, ठीक है। गन यूज़ कर रही हूँ क्राफ्ट्समैन, छोटी सी गन है ब्रैड नेल के लिए, और नेल्स हैं डिवॉल्ट। इनके नेल्स बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली इन्हीं के नेल्स मिलते हैं ज़्यादातर, बाकी कंपनीज़ के नेल ना ज़्यादा मिलते नहीं हैं यहाँ पे। ओके, 1.5 इंच। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इसके नेल्स कैसे चेंज होते हैं। बहुत आसान होते हैं। इस तरह से इसको ओपन करके यहाँ पे एक छोटा सा हुक बना हुआ है, ये देखें, एक ये है, एक इसके पीछे, ये इसमें रखकर, और यहाँ पे जो नेल का साइज़ है ना उसमें उसका ये हेड बीच में फंस जाएगा हियर, और इसको पुश करके पीछे से ये क्लिक होना चाहिए, से क्लिक हो गया। नाउ लेट्स गो। जो शेल्फ्स के बोर्ड मैंने कट किए हैं वो मैं अब ब्रैड नेल से उन सबको असेंबल कर दूँगी। उसके बाद आती है फिलिंग। शेल्फ्स की साइडिंग पे मैं एज पेंटिंग नहीं यूज़ करने वाली हूँ, या तो मैं 2 इंच वाइड एज बैंड यूज़ करूँ, और जो कि इतनी आसानी से मुझे मिलने वाला नहीं है, मेरे लोकल स्टोर में नहीं होगा। तो दूसरा सोल्यूशन मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पर वुड फिलिंग कर दूँ, तो मैं वुड फिलिंग कर देती हूँ। मुझे यही ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी लगा। मुझे मिट्टी के साथ खेलना बहुत पसंद है। मेरे ख्याल में ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत से लोगों के साथ है। इसीलिए लोग प्ले डो लेते हैं और उसके साथ टॉयज़ वगैरह बनाते हैं, खेलते हैं।
सभी को अच्छा लगता है और आपका स्ट्रेस वगैरह को भी दूर करने में ये बहुत हेल्प करता है। जितना नेचर के करीब रहेंगे उतने ही आप सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे, अंदर से खुशी महसूस करेंगे। जितना आर्टिफिशियल चीज़ों में रहेंगे उतना ही आप डिप्रेस्ड होंगे, स्ट्रेसफुल होंगे, डिप्रेशन होगा और पता नहीं क्या क्या बीमारियां बनी हुई हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना ज्ञान बांटा है। अब यहाँ से आगे चलते हैं सैंडिंग की तरफ। जो है ग्रेड जो है वो यूज़ होते हैं 120 हो जाता है या 240 हो जाता है। ज़रा फाइनर से चाहिए हो तो 240, थोड़ा हार्श चाहिए, इसका सरफेस थोड़ा सा हार्श होता है। जैसे नंबर नीचे की तरफ जाता है तो ये सैंडर जो है वो ज़्यादा हार्श होता जाता है और ऊपर की तरफ जाता है नंबर बड़ा होता है तो स्मूथर होता है। तो इन्हीं से काम चल जाएगा हमारा। मेरे पास सैंडर जो है वो रायोबी का है और बड़ा ही ओल्ड फैशन सैंडर है। ये भी मेरा बहुत पुराना सैंडर है और आज तक काम कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसके टूल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। स्टार्ट में जब मैंने वुड वर्किंग शुरू की थी ना, मेरे पास सब रायोबी के ही टूल्स थे। तो फिर बाद में वो मेरे फार्म हाउस से चोरी हो गए सारे और फिर मैंने रायोबी से डिवॉल्ट तक की तरक्की कर ली। अब अभी लेकिन ये अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे पास। सैंडिंग तो मैंने कर ली, लेकिन कोई चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही है और वो है ये हल्का सा यहाँ पर एज। और अगर ये यहाँ पर रहेगा तो जो मेरी साइड की टेबल की जो लेग होगी वो स्ट्रेट नहीं आएगी, वो यूँ हो जाएगी। तो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए मुझे ये पीसेस को ऑफ कोर्स फार्म हाउस लेके जाना पड़ेगा। वहाँ मेरा टेबल सॉ पड़ा है, उसमें से इसको गुजारना पड़ेगा एटलीस्ट दी साइड्स, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट होनी चाहिए। क्रेग की मेरे पास ये एक और जिग है, बेसिक एंटीक किस्म की, बहुत पुराना मॉडल है इनका। ये आजकल इस तरह की मिलती नहीं है, शायद मिलती भी हो किसी दूसरी कंपनी से, पर ये इनका बहुत ही पुराना किस्म का मॉडल था जो मैंने शुरू में लिया। ये मैंने पहले लिया लाइक 8 years ago। इसका हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है, इसके 2 हैंडल होने चाहिए थे, एक टूट चुका है, पर चले एक से किसी तरह से हम इसको सीधा करके पकड़ेंगे। और इस तरह का क्लैंप होता है जिससे कि इसको हम लोग पकड़ते हैं, यूँ रख के इसको दबाएंगे, एक्चुअली उल्टा दबाएंगे इस तरफ से ऐसे, और इसे यहीं पे हम लोग क्लैंप करेंगे। इसको दबा के हैंडल को कमान जोर से दबाना पड़ता है, थोड़ा सा। ये अब ये नहीं हिलेगा यहाँ से, ये तो शायद हिलेगा लेकिन ये नहीं हिलेगा। देखिए मजबूती से पकड़ लिया इसने इसको। इसका ये फ़ायदा है कि हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बाकायदा उठा के, अब इतने बड़े पीस को उठा कर, मेरा ये जो पीस है इसकी मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। अब यहाँ से मैंने ये 2 होल निकाल लिए हुए। अगर मुझे इस पीस को उठा कर उसके बीच में रखना है, इसी तरह से कुछ ऐसी जगह होती हैं जो आप उठा के नहीं ले जा सकते, उसके ऊपर के लिए इस तरह की जिग बहुत काम देती है। मैं टेबल को टॉप से बॉटम की तरफ बनाने वाली हूँ और उल्टा करके असेंबल करने वाली हूँ। सबसे पहले टॉप पे मुझे सिर्फ 2 स्ट्रेट बोर्ड चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये कवर हो जाएंगे, इनकी साइडों पे जो है वो स्कर्ट आ जाएगी, वो भी 2x4 की ही होगी। इन शेल्फ्स के लिए 2 लेग्स यूज होने वाली हैं, तो मैंने दोनों लेग्स को पहले असेंबल कर लिया और फिर उसके बाद मैंने साइज पे वुड के पीसेस कट किए हुए थे। अब मुझे नीचे वाला शेल्फ जो है वो 14 इंचेस का चाहिए। सबसे पहले मैंने टॉप वाले शेल्फ इंस्टॉल किया है, अब मैं बॉटम वाला शेल्फ इंस्टॉल करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये टेबल जो है उल्टा मैं असेंबल कर रही हूँ, ये सीधा असेंबल नहीं हो रहा है। और ये जितने भी पॉकेट होल स्क्रूज जो मैंने निकाले हुए थे, ये सब उसके नीचे वाली साइड पे आ जाएंगे और छुप जाएंगे, सामने से देखने पर नजर नहीं आएंगे। इसी कॉन्सेप्ट में मैंने 2 साइड्स तैयार की हैं, राइट और लेफ्ट। और वो जो बोर्ड बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है दीवार के साथ, वो इनका टॉप होने वाला है। अभी उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं स्कर्ट काट लूंगी। 45 डिग्री के एंगल पे मेरी माइटर सॉ को सेट करके मैंने 4 पीसेस कट किए हैं। मेरा टेबल होने वाला है 4 फीट बाय 6 फीट, तो इसी हिसाब से मैंने स्कर्ट जो है वो कट कर ली है। अब इसके साथ भी मैं सेम प्रोसेस करूंगी। इसकी जितनी भी वुड में इम्परफेक्शन है उसको मैं फिल कर लूंगी, उसको सैंड कर दूंगी। और फिर हम इसके बाद आते हैं पेंट स्टेन की तरफ। पेंट स्टेन एक तो होता है पेंट, कि आप वुड को अच्छे से पेंट कर दें, और एक होता है स्टेन कि जिसमें आपको वुड के ग्रेन नजर आ रहे हों। तो अब पेंट स्टेन ऐसे होता है कि आप पेंट करते हैं लेकिन आपको कलर पेंट का मिल जाता है, लेकिन आपको वुड के ग्रेन भी नजर आ रहे होते हैं। ये पेंट स्टेन में और पेंट में और स्टेन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको बनाने का ये तरीका है कि आपके पास जो भी आपके पास पेंट मौजूद है, जो इंटीरियर पेंट होता है, उसमें 2 पार्ट्स वाटर एंड 1 पार्ट पेंट, मीन्स 2:1 का रेशो होगा।
एक हिस्सा पेंट होगा और उसके मुकाबले में 2 हिस्से पानी होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पानी जो है वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम स्टेन करते हैं वुड को, उसी तरह से हम पेंट स्टेन करते हैं। तो इसको ब्रश से, रोलर से या स्पंज के टुकड़े से किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है। मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और इसको अच्छे से आपने वुड को कवर कर देना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रोक में इसको लगाएं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करनी है जब इसको वाइप करने का टाइम आ जाता है। पेंट स्टेन में आपने पेंट को ज़्यादा देर तक लकड़ी पे लगे नहीं रहने देना है, क्योंकि फिर इस तरह से वो ड्राई हो जाएगा और अच्छे से उतरेगा नहीं। अब जितना भी पेंट लकड़ी के ग्रेन में एब्जॉर्ब होने वाला होगा ना, वो हो जाएगा, और जो ऊपर रह जाएगा उसको हम वाइप ऑफ कर देंगे। लेकिन वाइप ऑफ करने का तरीका ये है कि वुड ग्रेन के साथ आपने इसको वाइप ऑफ करना है। यानी कि जिस तरफ को वुड ग्रेन जा रहे हैं ना, हमने उसी तरफ को ही अपने टिश्यू को वाइप करना है। बहुत आसान टेक्निक है। मैंने सारे का सारा टेबल इसी तरह से किया है। और पहले मैंने दोनों इसकी जो लेग्स थी उनको अच्छे से पेंट स्टेन कर दिया, और ये सारा काम करके मैंने इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे आप ओरिजिनल वुड को देखें और ऊपर जो मैंने पेंट स्टेन किया है उसको देखिए। कलर बहुत ही परफेक्ट है। मैंने इसको थोड़ा सा सैंडी कलर करने की कोशिश की है। मेरा ये लेफ्ट ओवर पेंट था मेरे एक कमरे में से। अब अगला स्टेप आता है कि जब हम पेंट स्टेन करते हैं ना, तो इसका ग्रेन जो है वो थोड़ा सा फूल जाता है। लकड़ी थोड़ी सी ऐसे फूली हुई नज़र आ जाती है, वो थोड़ी सी फूल जाती है। तो इसको करना ही होता है कि हमने 240 ग्रेड का सैंड पेपर लेकर इसको हल्का सा सैंड कर देते हैं, ताकि जो इम्परफेक्शन आ गई है उसके ऊपर वो स्मूथ आउट हो जाए, और इसमें ग्रेन जो है वो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छे से और खूबसूरती से नज़र आएगा। अगला स्टेप ये है कि हमने एज बैंडिंग लगानी है टेबल के टॉप के इर्द गिर्द, और उसके लिए मैंने मंगाई है ये, आई सेड 1/2 इंच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 1/2 इंच की आई है। ये तो चौड़ी ही आ गई है। जो भी है खोल के देखते हैं। यही है हमारे पास, इसी से काम चलाना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वालिटी की एज बैंडिंग है। अच्छा जी, अंदर इसके देखिए कैसे ग्लू है। इसको हमने लगाना है आयरन के साथ। ये फॉल पेपर मैंने रखा हुआ है, ये मैं आयरन के साथ यूज़ करूँगी, ठीक है। और इसको एज पे लगाते हैं। आप इसके साथ पकड़ लें फॉयल, हाथ बचाना है, अपना हाथ ही ना जल जाए। जैसे ही आयरन इसको टच करेगी ना, इसका ग्लू मेल्ट होकर साथ चिपक जाएगा फॉर। कितने अच्छे से ग्लू हो गया ये इसके साथ। और इसी तरह से मैंने इसको चारों तरफ लगाना है। अब हम यूज़ करेंगे इस तरह का सस्ता सा यूटिलिटी नाइफ। वैसे इसके लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, लेकिन मैं कोई टूल नहीं यूज़ करने वाली, मैं यही यूज़ करूँगी। इसको हमने ऐसे एज पे रखना है कोने पे, और बहुत ही एहतियात से कट कर लेना है। कोशिश करनी है इसमें, कोशिश सिर्फ ये करनी है कि ऊपर का जो बोर्ड है ना उसको नहीं कट करना, सिर्फ इसके बड़े हुए किनारे को कट करना है हमने इस तरह से। अच्छा, कटिंग कर लेने के बाद इसके शार्प एज इस तरह के नहीं छोड़ देने होते। देखिए, पता नहीं कैमरे में अगर आप देख पा रहे हैं इसको, ये देख रहे हैं आप, हल्का सा एज है यहाँ पर। करना क्या होता है कि 120 ग्रेड का सैंड पेपर लेके इसके कॉर्नर्स को सैंड करना होता है। सैंड पेपर को इस तरह नहीं रखा हुआ मैंने टेढ़ा रखा हुआ है कि ये 45 डिग्री के एंगल पे मैं इसको सैंड करूँगी, ताकि उसका कॉर्नर जो है वो वहाँ से निकल जाए। थोड़ा सा राउंड हो गया। जो एज बेंडिंग मैंने यूज़ की है इसके ऊपर भी स्टेन हो जाएगा मेरा। पिछली दफ़ा जो मैंने पेंट स्टेन तैयार किया था वो अभी भी काफ़ी क्वांटिटी में है, मैं उसी को यूज़ करूँगी। और ब्रश को मैंने प्लास्टिक के बैग में बांध के रख दिया था। अगर ब्रश को ऐसे प्लास्टिक के बैग में बांध के रख दें तो 2-4 दिन के लिए ये बिल्कुल ठीक रहता है। वैसे कहा जाता है कि आप इसको बांध कर प्लास्टिक के बैग में फ्रिज में रख दें, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी है तो मुझे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और देखिए मेरा ब्रश अभी भी सॉफ्ट है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं पूरे टेबल को इसी तरह से पेंट स्टेन करूँगी, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सैंडर से सैंड कर लूँगी ताकि ये स्मूथ आउट हो जाए।
और इसके बाद वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी कि मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग नहीं की है, वो मैंने स्किप कर दिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर पॉलीथीन के कोट्स लगाऊंगी और हर कोट के बाद मैं उसको सैंड भी करूंगी। तो इसमें मुझे 2-4 दिन लग गए थे इसको सैंड करते हुए और पॉलीथीन के कोट लगाते हुए। तो आई स्किप ऑल दैट पार्ट एंड अब हम इसकी असेंबलिंग पे पहुंचते हैं। इसकी फाइनल असेंबलिंग जो है वो इस तरह से होने वाली है। मैंने स्कर्ट को पहले जो लंबी स्कर्ट थी उसको लगा दिया, उसके लिए भी मैंने पॉकेट होल स्क्रूज भी निकाले हैं, लेकिन जिस जगह पे मैंने उन्हें रखना है मैं ब्रेड नेल यूज़ करके उसको असेंबल कर रही हूँ। पॉकेट होल स्क्रूज यहाँ पे मैं 2 इंचेस के यूज़ कर रही हूँ ताकि स्कर्ट जो है वो होल्ड ऑन हो जाए और टेबल को अपनी एक जगह पे पकड़ ले, क्योंकि ये 2 अलग अलग टुकड़े हैं। इनको एक बनाने के लिए मुझे ये स्कर्ट लगानी बहुत ज़रूरी थी। अब एक लास्ट पीस लगाना बाकी है जो कि सेंटर में लगेगा, और ये पीस इसलिए मैंने लगाया है ताकि जो हमारा टेबल होने वाला है उसको सेंटर से सपोर्ट भी मिलेगी, और मैं हमारे टेबल के टॉप को सेंटर से स्क्रू करूंगी नीचे से ऊपर की तरफ। कहीं कहीं से मैंने टेबल टॉप को ब्रेड नेल से नेलिंग भी किया है स्कर्ट के अंदर, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं ऊपर से कोई स्क्रू ना लगाऊं, और मैंने इसको इसलिए भी इस तरह से असेंबल किया है ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसे डिसअसेंबल करके दूसरी जगह पे आसानी से मूव कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी साल खर्च करके आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके सीखी हैं, और मैंने कोशिश किया है कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।